अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर पाकिस्तान के साथ हाजिर है साइमा अमजद। कैसे हैं आप सब लोग। और ये मैं बनी भी क्या हूँ वैसे, आपस की बात है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ठीक है। अपनी तरफ से मैंने कुछ स्टाइल मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा ही स्टाइल हो गया था, कुछ ओवर स्टाइलिंग हो गई थी। अच्छा जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुशबाश होंगे, अपने एक नए दिन की हसीन सुबह का आगाज़ एक अच्छे तरीके से कर चुके होंगे। और आज मैं ये सोच रही थी कि हम लोग कई दफ़ा कुछ लोगों को हम टैग कर देते हैं और कई दफ़ा हम खुद भी महसूस करते हैं कि जी ये बड़ा इमोशनल है, ये बड़ा सेंसिटिव है। तो आज मैं सोच रही थी कि कभी हमने ये भी सोचा है कि जो इमोशनल बंदा होता है और जो सेंसिटिव बंदा होता है उसमें फ़र्क क्या होता है। तो जो सेंसिटिव बंदा होता है ना, तो वो होता है जो अपने अतराफ़ में होने वाली चीज़ों को लेकर के सेंसिटिव होता है। अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, अगर कोई दुखी है, उनको ये पता चल रहा होता है। दे आर सेंसिटिव टूवर्ड्स देयर सिचुएशन अराउंड दैम, देयर पीपल अराउंड दैम, कि उनके आसपास के लोगों के दिलों में क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है, और अगर वो अच्छे हैं या वो उन दूसरों के इमोशंस कैसे हैं, दे आर फीलिंग फॉर दैट। लेकिन अगर आप इमोशनल हैं, तो इमोशनल बंदा क्या होता है कि उसको अपनी ही पड़ी होती है। यस, आपको थोड़ा सा ही ट्रिकी लगेगी बात और अजीब भी लगेगी कि जी हाय वो बड़ा इमोशनल है। वो इमोशनल तो है, लेकिन वो अपने लिए इमोशनल है। आपको अपनी ही पड़ी है, किसने आपको धोखा दे दिया, किसने आपके साथ बुरा कर दिया। और ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। और हमें वो कहते हैं ना इमोशनल क्वोशंट, कि हमें अपने इमोशंस को बड़ी ही वाइजली, बड़ी विजडम के साथ यूज़ करना चाहिए। इन ए टाइम्स जब हम लोग एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ में आज सोच रही थी और मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो बात ये थी कि जब हम ये कहते हैं कि किसी ने आपको छोड़ दिया या किसी ने आपको धोखा दे दिया या चीट किया, तो क्या होता है, हर बंदा वही करता है जिसमें उसको खुशी मिलती है। तो अब अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया, उन्होंने आपके साथ चीट किया, तो उनको यही करना था और इसी चीज़ ने उनको खुशी दी एंड दे हैव मूव्ड ऑन। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है। और यू नो व्हाट, एक बड़ा ही बिटर किस्म का रियलिटी चेक है कि जब हम भी किसी से दोस्ती करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो क्या होता है, हम इसलिए करते हैं कि हमें उससे खुशी मिलती है, हमें उसके साथ रहना पसंद होता है। तो काइंड ऑफ हम भी थोड़े से कह लें सेल्फिश होते हैं, बिकॉज हमें अपनी खुशी की पड़ी हुई होती है, ठीक है। और अगर आप किसी के साथ दोस्ती भी करते हैं या आप किसी के साथ आप शादी क्यों करते हैं? आप शादी इसलिए तो नहीं करते कि आपने किसी को खुशी देनी है। आप शादी इसलिए करते हैं कि आपको खुशी चाहिए होती है। आप जो है अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं। एग्जैक्टली आप जॉब क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पैसा चाहिए होता है। आप फेम क्यों चाहते हैं? बिकॉज आपकी वाह हो रही होती है, यू नो व्हाट। और यू नो एट टाइम्स कई दफ़ा ये होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में सेंसिटिव को और इमोशन का एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। फॉर इंस्टेंस, आपकी ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में कितने थोड़े से लोग होते हैं जिनकी उनको फ़िक्र होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस 5-7 लोग होंगे हर एक की ज़िंदगी में, इफ़ नॉट मोर, मैक्सिमम इतने ही होते हैं। और उनका हमें देखना चाहिए कि हो सकता है वो कई दफ़ा हमसे बड़ी छोटी सी चीज़ चाह रहे हों और हम उनको वही ना दे पा रहे हों कि वो हमसे चाहता क्या। फॉर इंस्टेंस, एक बीवी है जो अपने शौहर से सिर्फ ये चाहती है कि भाई आप मुझसे इज़्ज़त से बात कर लिया करें, बट आप वही नहीं कर रहे हैं। और वैसे आप कह रहे हैं कि जी मैं दिन रात काम कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, बट उसको तो शायद ये चाहिए ही नहीं आपसे। उसको ये चाहिए कि बस आप मुझसे अच्छे से बात कर लें या एट द मैक्सिमम आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। तो अगेन दैट इज़ एन इशू कि आप किसी के लिए जो कर रहे हैं क्या वो उसको चाहिए भी नहीं। और आप हर एक के लिए मत कीजिए। आप ये सिलेक्ट कीजिए कि किन लोगों के लिए आपको सेंसिटिव होना है और किन चीज़ों के लिए आपको इमोशन होना है। और इमोशनल ये भी एक चीज़ होती है बड़ी फैक्टर की जी, कुछ कई दफ़ा ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप करना चाहते हो, जो कि मुश्किल होते हैं, आप उसके एक डिसीजन भी ले रहे होते हो और आप जो है वो कर रहे हो, लेकिन अब उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कहीं आपको कोई मशवरा दे देता है, पेरेंट्स दे देते हैं कोई भी, कि यार तुम ये नहीं करो, ये करो, तो कोई और ऑप्शन दे देते हैं जो कि एक ईजी ऑप्शन है। और आप ज़िंदगी में उस दोहराए पे आके खड़े हो जाते हैं कि यार मैं मुश्किल ऑप्शन लूँ या मैं ईजी ऑप्शन लूँ। और जो मुश्किल ऑप्शन है वो आप करना चाहते हो, उसका डिसीजन आप ले चुके हो, लेकिन उसमें अब आपको प्रॉब्लम्स आ रही। तो बड़ी कन्फ्यूजन की बात है। बट अगेन इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं कि अगर आप बिल्कुल कह दो कि जी मैं तो किसी की सुनूंगा ही नहीं, तो ये थोड़ी सी स्टबर्ननेस आ जाती है कि जी मैं तो वही करूँगा जो मेरी मर्ज़ी है। नो। और एक दूसरी एक्सट्रीम है कि जी जो बंदा आपको जो कुछ आके कह रहा है बस आप वही करते चले जा रहे हो। तो फिर होगा क्या कि ज़िंदगी तो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजारोगे। आज आपको एक बंदे ने आके कुछ बोला, आप उसका बात मान लोगे, फिर कल को कोई और बंदा आएगा, वो आपको कुछ बोलेगा, आप उसकी बात मान लोगे। तो ज़िंदगी आप गुजारोगे लोगों की मर्ज़ी से। यू नीड टू क्रिएट अ वेरी
फाइन बैलेंस बिटवीन कि एक तो ये कि जब आपकी ज़िंदगी में कभी मुश्किल आए और आप किसी से मशवरा लेने चल जाते हो तो आप ये देख लो कि आप मशवरा ले किससे रहे हो। अब अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, उसमें आपको कोई इशू आ रहे हो, तो आप अपनी दादी अम्मा से तो मशवरा मांगोगे नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने जोड़ों के दर्द से निकलेंगी तो आपको कोई मशवरा देंगी ना। तो और उन्होंने कभी बिज़नेस नहीं किया एग्जैक्टली अगर आप अपने अब्बा जी से लेते हो, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जी अगर उनका 40 साल का नौकरी का एक्सपीरियंस है तो आप उनसे बिज़नेस में अगर लोगे कोई भी मशवरा तो वो ठीक नहीं होगा। इवन दो कि उनका लाइफ एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपोजर है, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, तो कुछ हद तक उनके पास विजडम है, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि वो आपको बिजनेस में कुछ अच्छी सपोर्ट या अच्छा मशवरा दे सकेंगे, क्योंकि उन्होंने तो ये बिजनेस नहीं किया। तो जनाब ये चीज़ें हैं कुछ कि आप जब मशवरा लेने जाएं तो ये ज़रूर देखिए कि मशवरा आप ले किससे रहे हैं, जो मशवरा आपको दे रहा है उसका उस चीज़ को लेकर के क्या एक्सपीरियंस है, क्या वो खुद इस चीज़ से गुजरा है, इस प्रोसेस का हिस्सा रहा है। अगर तो यस आप उसके मशवरे के ऊपर गौर कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, किसी और का नहीं। ये तो थी जनाब कुछ सुबह सुबह की अच्छी बातें जिनको हम देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसके बारे में सोचने का हमारे पास टाइम नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर वेरी बिजी, एवरीवन इज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बहुत सारे टास्क हैं, हमने भागना है जनाब लाइफ में, क्योंकि कंपटीशन बहुत तेज़ है, हमारे साथ के लोग बहुत आगे निकल चुके हैं और हमने भी उनकी पेस से पेस मिलानी है। तो जनाब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ख़बरों की तरफ, और सबसे पहले तो जनाब बात करेंगे, वैसे तो यहाँ पे पाकिस्तान की अगर आप सियासी फ़िज़ा की बात करें तो जो यहाँ पे सियासी क्या कहते हैं ना इंटॉलरेंस है, उसको ज़ाती मेरे ख़्याल से जो है दुश्मनियों की शक्ल दी जा रही है। और हम अभी इसके ऊपर बात भी करेंगे कि जो फवाद चौधरी साहब जो हैं उनकी जो गिरफ्तारी कल अमल में आई, या पूरे मुल्क में जो एक अफरा तफरी बेचैनी की सी कैफियत हो गई, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई, और व्हाट के बहुत सारे इस पे सवालिया निशान भी उठाए गए, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा, और अब इस बात के ऊपर उनको ना सिर्फ ये कि उनके घर से गिरफ्तार किया गया, बल्कि उनको जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सफ़ेद कपड़ा चेहरे पे डाल के और जिस तरीके से उनको एक नामालूम मकाम पर पहुंचाया गया, तो यही तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे, जो उनके कायदीन थे, उनका यही कहना था कि ये जो है एक पॉलिटिकल अरेस्ट है, और इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का उन्होंने नाम दिया कि जी ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आज़ादी है राय की जब हम बात करते हैं तो हर तरफ से, वैसे ये बात सच है कि अगर हम करें तो कुछ 40 to 42 ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनका ताल्लुक तमाम सियासी पार्टियों ने है, जिन्होंने हर इदारे के बारे में, हर एक के बारे में, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो अफवाज हो, उनके बारे में बहुत ही नाजेबा कलमात जो है उनका इस्तेमाल किया है और बेदरेग इस्तेमाल किया है। लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं होता, जो भी गवर्नमेंट होती है वो आके पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करती है। लेकिन क्या यही तरीक़ेकार होना चाहिए? और दूसरी तरफ ये बात भी बड़ी अहम है कि जो अल्फाज का चुनाव है, जो हमारे सियासी कायदीन हैं, उनके अल्फाज के चुनाव में कुछ एतदाल होना चाहिए। क्या उसमें शिद्दत पसंदी अब कुछ ज़्यादा आ गई है, और वो भी माशरे में एक बिगाड़ और अदम टॉलरेंस और पोलराइजेशन और डिवीज़न का बायस बन रही है? बहुत कुछ अहम सवाल हैं जिस पे हम सबको बैठ के सोचना चाहिए, देखना चाहिए। इसी सिलसिले में जनाब अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सीमी बुखारी ने। अच्छा, डॉक्टर सीमी बुखारी से भी हमारा रब्ता नहीं हुआ है? सही, अच्छा जी, अभी हम इसके ऊपर राय लेंगे। जनाब डॉक्टर सीमी बुखारी की रहनुमा हैं, फॉर्मर MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। जैसे ही उनसे रब्ता होता है तो हम जनाब उनसे बात करेंगे, उनका व्यू पॉइंट लेंगे। लेकिन जनाब उसके साथ ही जब एक तरफ ये काम हो रहा था, आपको पता है कि आज इंडिया में यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है, और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी साजिश जो है वो बेनकाब हुई, जिसको कहा जा रहा है जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की एक बड़ी कामयाबी थी, और वो आज यौम जमहूरिया पे होना ये था कि वहाँ की जो 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड है, और उसके जो 3 किरदार हैं, जैसे कि वो आप इंडियन मूवीज़ में देखते हो ना कि मुलजिम का एजेंट शबीर, साथी जो हैं उनके आलिम और असलम, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मरकज़ी किरदार हैं, उन्होंने क्या करना था कि एक टेररिस्ट की सूरत में जाके किसी मस्जिद के आसपास कुछ धमाका
करने की एक साजिश शो किया जाना था और फिर उसको नाकाम बनाया जाना था। और अपने लोगों को उन्होंने ज़ाहिर अवार्ड भी देने थे इस चीज़ पे कि आपने तो बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ा कोई हमला जो है वो नाकाम किया। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसका पता लगा के उसको, इससे पहले कि वो कोई ड्रामा करते, उस ड्रामे को बेनकाब कर दिया। व्हाट, अब देखना ये है कि अगर ये हमारे जो दूसरे दुश्मन है, जो बैरूनी दुश्मन है, उनको तो ऐसा वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं। वो क्या करें, सिर्फ हमारी इमेज ख़राब करें। इससे होना क्या था कि पाकिस्तान की जो इमेज है, ऑलरेडी पाकिस्तान कितने सारे मसाइल का शिकार है। वो जो है इकनॉमिक एक्टिविटी में आप देख लें, अभी जो रीसेंट एक और बहुत अजीब सी मतलब एक न्यूज़ आई है, वो ये कि इटली के साथ जो हमारा गैस की एक शिपमेंट आनी थी 6 से 7 फरवरी को, वो नहीं आ रही। उन्होंने उससे माजरत कर ली है, जिससे पाकिस्तान में खदशा है कि फरवरी में जो गैस का बहरान है वो बढ़ जाएगा। व्हाट, और ये सारे मसाइल हैं। अवाम जो है ऑब्वियसली इसमें कोई इस दो राय नहीं है कि जो महंगाई है उसके एक अजाब में फंसे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो बैरूनी ताकतें हैं, जो बैरूनी हमारे दुश्मन हैं, वो अपना जो है पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? व्हाट, अगर आप बात कर लें तो जनाब जो हमारे सैलाब ज़दगान थे, इतनी शदीद बर्फ़बारी हो रही है, इतने सख्त एक एक्सट्रीम विंटर्स का सीज़न चल रहा है। और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि सारी टग ऑफ वॉर में जो अवाम है वो कहीं प्रायोरिटी लिस्ट में आते ही नहीं है। व्हाट, तो ये एक बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है। अवाम को मेरे ख्याल से ख़ुद भी सोचना चाहिए और वाइजली इस चीज़ में, क्योंकि कल हमने देखा पूरा टॉप ट्रेंड या ट्विटर पे था वो यही चल रहा था। कहीं अफवाज का इस्तेसाल हो रहा था, कहीं विक्टिम जो है किसी भी बंदे की करैक्टर असैसिनेशन हो रही थी। लेकिन हम ये क्या करें? एट द एंड ऑफ द डे इसका फ़ायदा किसको है? अगर आप अपनी किसी ऐसी चीज़ को या अपने किसी इंस्टीट्यूशन को तनकीद का निशाना बना रहे हो और उसमें आप सारी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे, अभी जैसे हमने इंडिया की बात की, उनकी साजिश को, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसको बेनकाब करने की, यू आर एडिंग ऑन टू दैट, क्योंकि सबको यही लगेगा कि शायद इनके अंदर ही की लड़ाइयाँ काफ़ी हैं हमारे लिए। हमें तो किसी बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज अपनी तबाही के लिए हम खुद ही काफ़ी हैं। ये जनाब कुछ अभी हम देखते हैं जी हमारा राब्ता अगर बहाल होता है। जी हमारे साथ डॉक्टर सीमी बुखारी जो हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है जनाब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी वालेकुम सलाम। जी अच्छा, सीमी बुखारी साहब, मैं आपसे आपका ज़रा नैरेटिव जानना चाहूँगी। हम सब ने देखा कि कल किस तरह से फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उसके बाद अब जो है उनको 2 दिन के रिमांड पे भेज दिया गया है। तो आप किस तरह से देख रही हैं सारी सिचुएशन को? कर ये भी बहुत ज़्यादा खबर बाज़गश्त करती रही कि शायद इमरान खान साहब की भी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी और अगेन जो निगरां वज़ीर आला साहब हैं उनके ऊपर जो है इस चीज़ को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि उनके आने की वजह से इस चीज़ों को ये ट्रिगर हुई है, इनमें तेजी आई है। तो क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझती हूँ ये जमहूरियत का बदतरीन दौरा है जिसमें अमरीत भी साथ साथ ही चल रही है। हमें नज़र आ रहा है कि ये जो हुक्मरान हैं बिल्कुल ही बौखला चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और तहरीक इंसाफ को जिस तरह से पजीराई मिली है आवाम में, तो उससे ये बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और इनका इरादा यही है कि इमरान खान को किसी तरह से इस या तो इसको एलिमिनेट कर दिया जाए या डिस्क्वालीफाई किया जाए या इसकी पार्टी के लोगों को इस तरह से हरासा किया जाए कि ये खुद ही घर बैठ जाएं। लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता। ये इतनी बड़ी पार्टी और इतना बड़ा मंशूर और इतना बड़ा नजरिया लेकर निकले हैं, तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही अफसोस और दुख का मुकाम है। जिस तरह से रात के अंधेरे में उनको अरेस्ट किया गया और बगैर वजह के उन्होंने कहा क्या क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हर पूरी माशरे में हर कौम का जो है राइट होता है, लेकिन ये लोग उन्होंने इसको इस बुरी तरीके से उसको पामाल किया जा रहा है, हमारे हकूक को पामाल किया जा रहा है। तो अवाम में इससे मजीद गुस्सा फैलेगा और अवाम बाहर निकलेगी। आपने देखा कि खान साहब के सिक्योरिटी टाइट कर दी है अवाम ने। हुकूमत जो है वो तो चाह रही है कि खान साहब को भी अरेस्ट किया जाए, लेकिन अवाम ने जमान पाक में उनके घर पे इतने लोग जमा हो चुके हैं कि पूरी कौम हर शहर से लोग कह रहे हैं हमारे को तैयार है, लेकिन हम उनको रोक रहे हैं। बीन पीटीआई लीडर्स हम उन्हें कह रहे हैं कि अभी यहाँ लाहौर के लोग इतने ज़्यादा हो चुके हैं
कि आप अभी आराम सही। से बैठे। अच्छा तो डॉक्टर सिमी बुखारी साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि जब आप लोग इस्तीफ़े दे रहे थे तो उसके बाद ये चीज़ मुतवक्को थी कि जो अपोज़िशन है, जो हुकूमत वक़्त है, वो उनकी तरफ से ऐसे इक़दामात होंगे। तो क्या कहीं ऐसा लगता है कि जो इस्तीफ़े देने का अमल था वो कुछ जल्दबाज़ी में हुआ या गलत फ़ैसला हुआ? और क्या आप लोग ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह से गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी, कुछ जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाएगी? और क्या अब और भी जो इमरान खान साहब के करीबी कुछ लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, क्या उनके बारे में भी ये खदशात हैं कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए जी, हमने जब उस वक्त ये फैसला किया था, वो उस वक्त हमें वो फैसला बिल्कुल वक्त के मुताबिक सही फैसला था। तो ये अब जो है वो हमारा दूसरा फैसला है। इस मोमेंट में हमने ये सोचा कि हमें राजा रियाज मंजूर नहीं है एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। हम अपने अपने लीडर ऑफ अपोजिशन हम खुद चुनेंगे, क्योंकि इस वक्त निगरान सेटअप बनने जा रहा है और पार्लिमानी पार्टी हेड हमने बनाना है कि हो सकता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो। तो इस दो चीज़ों के लिए हमने सोचा हम असेंबली में वापस जाते हैं, क्योंकि हमारे इस्तीफे तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए थे, ये इतने अरसे से दबा के बैठे हुए थे। तो हमने जब सोचा तो फौरन उनकी मेलाफाइड इंटेंशन से साफ जाहिर हो रही है स्पीकर साहब की। कभी ये कहते हैं कि फर्दर आए, मैं इंडिविजुअली सबको मिलूंगा, कभी सडनली ये 35-35 मंजूर करते हैं। ये नहीं कहते, वो खुद कंफ्यूजन का शिकार है, खुद वो यू टर्न्स ले रहे हैं। लेकिन हमने ये पॉलिसी अपनी रिविजिट की और हमने सोचा कि हमें इस वक्त असेंबली में जाना चाहिए और हमने उसके लिए जो है ना विड्रॉल का फैसला किया। सही। दूसरी बात आपने ये की कि ये हमें खतरा है और खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे फवाद चौधरी को जिस तरह से अरेस्ट किया गया है, एक पार्लियामेंटेरियन को मैं समझती हूँ बगैर किसी वजह के, बगैर कोई ठोस जो है ना इल्जाम के आप किसी को इस तरह किसी आम शहरी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते, खुदा के एक पार्लियामेंटेरियन को। और ये बहुत जो है मैं समझती हूँ तौहीन हो रही है इस वक्त मुल्क में अवाम की और हमारे इंसाफ के निज़ाम के ऊपर जो इन्होंने सर पे कपड़े डाल दिए हैं ना, हमारे इंसाफ के निज़ाम के ऊपर कपड़े हैं कि वो इंसाफ का निज़ाम अंधा हो चुका है, कानून अंधा हो चुका है वाकई अगर उन्होंने इस तरह से हरकत की। लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त कानून को बारादस्ती के लिए एक जंग लड़ रहे हैं। हम इसी जंग के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेज नहीं करेंगे। सीमी बुखारी साहबा, ये बताइएगा कि कल जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं वो भी उनकी इमरान खान साहब से 2 मुलाकातें हुई और यही सुनने में आ रहा है कि तशवीश का इजहार किया गया इस चीज़ को लेकर के कि इलेक्शंस की डेट नहीं मिल रही। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि इलेक्शन की डेट्स जो हैं वो कब तक होनी चाहिए, और अगर वो नहीं मिलती है तो फिर क्या रद्द अमल होगा आप लोगों का? जी देखिए, ये भी एक और लम्हा फिक्रिया है इसका कि मुल्क में कोई जंगल का कानून है, कोई कानून है या नहीं है। ये बनाना रिपब्लिक बनने जा रहा है कि ये आपको पता है कि 3 महीनों के बाद इलेक्शन विद इन 3 months एक डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली इलेक्शन ड्यू हो जाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वे 3 महीनों के अंदर इलेक्शन की डेट दे, लेकिन वो अगर इससे कतराते हैं तो इससे साफ नजर आ रहा है कि सारे पीडीएम की जो 12-13 पार्टियां मिल चुकी हैं, इनका एजेंडा ही यही है कि किसी तरह से उनकी अपनी हुकूमत को प्रोलॉन्ग करें, अपने केसेस माफ कराएं। और इन्होंने अब जो चीफ मिनिस्टर बनाया है केयर टेकर, वो तो खुद कहते हैं हमारा बच्चा है। अब जाहिर है बायस हो चुका है, वो प्ली बारगेन ले चुके हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई शख्स जिसने प्ली बारगेन ली हो वो किसी बड़े ओहदे पे नहीं बैठ सकता। तो कोई कानून है इस मुल्क में, इसके लिए हम निकले हुए हैं, सड़कों पे भी निकलेंगे, एहतजाज भी करेंगे और ये किसी कुर्बानी से दरेज नहीं करेंगे। अच्छा जी, सीमी बुखारी साहबा, ये बताइएगा कि कल मरियम औरंगज़ेब साहिबा का बयान भी आपने सुना। जो अपोजिशन जो हुकूमत वक्त है वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो एक नॉर्मल गिरफ्तारी है, हम सब भी गिरफ्तारियां देते गए हैं, आपके ऊपर जब मुकदमा हुआ है, FIR दर्ज हुई है तो उसमें आप जाएंगे, अपना एक प्रोसेस है जो कि एक लीगल प्रोसेस है, उसको आप फेस करें। तो गिरफ्तारी के ऊपर इतना एहतजाज क्यों हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई ठोस इल्जाम नहीं है। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है इस मुल्क में? ये डेमोक्रेसी है। क्या उन्होंने कहा था? ऐसी कौन सी ऐसी बात कर दी? तौहीन अदालत हो गई, हद के इज्जत हो गई? क्या हुआ जिसको ऐसे अरेस्ट करके इससे और जिस्मानी रिमांड लिया जा रहा है? और जबकि यहाँ की लाहौर के हाई कोर्ट के जज साहबान कह रहे थे कि ये गलत कर रहे हैं आप, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी केस डिसमिस किया और इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया।
तो मैं समझती हूँ कि ये बगैर वजह के और जिस तरीके से उनको रात के अंधेरे में ले गए, उनकी फैमिली को मालूम नहीं वो कहाँ पे हैं, मुँह पे कपड़ा इस तरह डाला गया कि बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। तो ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि ये बौखला चुके हैं, खौफज़दा हो चुके हैं और हमें खौफज़दा करना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारे हौसले बुलंद हैं। हम इस कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिमी, आप हमारे साथ मौजूद थीं और आपने टाइम निकाला, अपना नैरेटिव लिया। आप चलते हैं जनाब कुछ एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपको खबरें देते हैं। और कल फाइनली पठान फ़िल्म जो है शाहरुख खान की लॉन्ग अवेटेड, जिसका बड़ा था इंतज़ार, वो रिलीज़ हो गई और पहले दिन ही एडवांस 4 लाख टिकट्स जो हैं इसके फ़रोख्त हो चुके थे। शाहरुख खान की ये 4 साल के बाद फ़िल्म रिलीज़ हुई है और 2018 में उनकी जो ज़ीरो मूवी थी उसके बाद इट वाज़ अ वेरी लॉन्ग अवेटेड फ़िल्म और इसको जो है वैसे काफ़ी पज़ीराई मिल रही है। अभी अगेन इसका हम आपको रिव्यू देंगे जब आप इसको देखेंगे, लेकिन इसमें बड़ी लुक चेंज है शाहरुख खान की। इसमें इनके साथ दीपिका पादुकोण है, जिनका एक गाना जो है उसको बड़ा वो पॉपुलर भी हुआ, उसने अपनी हाइट्स इवन दो के हुई, लेकिन उसको बड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया इस हवाले से कि जो उनकी ड्रेसिंग थी, जो उस गाने के बोल थे, कि जब इस तरह के अच्छे जो लेजेंडरी एक्टर्स हैं जिनको अपनी फिल्म इंडस्ट्री में कोई अपना नाम नहीं बनाना एंड दे आर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एक्टर्स, वो इस किस्म की एक्टिंग, गाने और डांस जो हैं उससे क्या मैसेज दे रहे हैं यंग जनरेशन को और देखने वालों को, और वो एक नया प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं अगेन कि जनाब एक नया बेंचमार्क सेट हो रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जनाब पूरी तरफ से इनको भरपूर पज़ीराई मिल रही है और आगे आगे बिकॉज इट्स जस्ट द फर्स्ट डे, शाहरुख खान का एक नाम है, तो देखते हैं जनाब क्या किस तरह होते हैं। उससे पहले देखें जी कुछ अरसा अभी ऑब्वियसली इस बावजूद इस सारे इकनॉमिक क्रंच के कुछ मूवीज़ जो हैं उन्होंने बहुत अपना जो है नाम बनाया है, जिसमें अभी हमने जो अवतार मूवी है उसने खरबों में बिजनेस किया और हमने देखा कि उसने जुरासिक पार्क का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया। तो देखते हैं जनाब पठान मूवी किस करवट बैठती है और अभी वक्त हुआ जाता है छोटे से न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे और आज कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे वापसी पे। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदेद। और जनाब अभी हम आपकी मुलाकात करवाने एक बड़ी अमेजिंग सी फीमेल से जनाब, बड़ी अच्छा लगता है, मुझे बड़ी खुशी होती है और मेरा एक्साइटमेंट का जो लेवल है ना वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है जब मैं आपकी मुलाकात करवाने लगती होती हूँ किसी ऐसी खातून से जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जिन्होंने अपने हिस्से की वैल्यू एडिशन की, नॉट टूवर्ड्स इन देयर ओन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बट उनकी वैल्यू एडिशन जो है उसका मेवर होते हैं उनके अतराफ़ के लोग भी, और वो जो है एक मिसाल होती है, इंस्पायर करते हैं बहुत सारे लोगों को। आज हम बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से भी और हमारे साथ अभी मौजूद हैं ताबिंदा उस्मान जो कि एक एजुकेशन लीडर हैं, चेंज कैटलिस्ट हैं एंड एक पब्लिक स्पीकर भी हैं और अभी जनाब रिसेंटली एक उनको अवार्ड से नवाजा गया है। तो चलते हैं जनाब उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम ताबिंदा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो वेरी मच साइमा। अच्छा ताबिंदा, सबसे पहले तो ये बताएं, माशाल्लाह आपका एक ह्यूज प्रोफाइल है, बहुत सारा आप अमेजिंग काम कर रही हैं, तो जस्ट आप हमें थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए बताएं आपकी प्रोफेशनल जर्नी का जो आगाज़ है वो कैसे हुआ, आपने क्या पढ़ा है, एंड देन विल टॉक अबाउट कि क्या क्या माइलस्टोन्स आपने अचीव किए और कितने करने बाकी हैं अभी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेकिन मैं बताती हूँ चीजें। 2002 से ये सफर जो है वो स्टार्ट हुआ है और जो सफर स्टार्ट हुआ था एक ऐसे बच्चे का, एक ऐसे स्टूडेंट का हु वाज नॉट इंटरेस्टेड, और आज उसको आप एजुकेशन करें क्योंकि सफल हुआ। इट आई रियली विश कि इससे बाकी बच्चे जो हैं वो फायदा भी उठाए और बाकी टीचर्स भी और जो बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी एज अ इंस्पिरेशन टेक अप करनी चाहिए। I would not keep to study so much. Reason इसका शायद ये भी था कि I was spoiled maybe, और I belong to a very privileged family of Pakistan. तो ये कि एक financial slump आया और उस slump को बहुत अच्छी privileged family आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही और जीरो पे आई तो उनके पास इतने फाइनेंस थे वो हमारी पढ़ाई को pursue सके या हम क्या सके। मदर
शी ऑलवेज वांटेड के किसी वजह से पढ़ना है, तो शी वेंट टू वैल्यू नाउ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, आवाज और में वहाँ थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है, अगर इसको थोड़ा सा सेट कर लिया जाए पीछे तो। जी आप अभी ना कंटिन्यू कीजिए प्लीज, आपने कुछ सेट नहीं करना। ठीक है। जी। तो मतलब कि वहाँ स्टार्ट हुआ कि एक टीचर ने एक ऐसे बच्चे को चेंज किया, बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ना, बिल्कुल। पढ़ना नहीं चाहता था, और एक टीचर ने उसको पंजाब यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट बनाया। उस टीचर ने उसको इस काबिल बनाया कि वो गोल्ड मेडलिस्ट 5 साल तक मुस्तकिल रह सके। वो टॉपर भी थी, पोजीशन होल्डर भी थी, कंटिन्यूअसली टॉप चलती आगे ओके। जा रही थी, में नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी, और एक सफर का आगाज हो गया। और फिर तो पता ही नहीं चल रहा था कि जैसे पटाखे फूटते हैं तो वैसे एनर्जी फूट रही थी। और Exactly. ये एक स्टार्ट हुई, आई स्टार्टेड माय करियर एज अ लेक्चरर मार्केटिंग 2006 में, 2007 में, और उसके बाद मैं दुबई चली गई। दुबई में आई सर्व फॉर 2 गुड years, देन आई केम बैक हियर। दुबई में आपने तबिंदा किस सेक्टर में सर्व किया था? Education. Okay. I started working in education sector. I was a teacher of marketing, lecturer of marketing in a private university here. और उसके बाद मैं जब यूएई गई तो यूएई में यस आई गॉट एक्सपर्टीज ऑफ इंडस्ट्री, और वहाँ पे मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में भी काम किया, रियल एस्टेट के साथ भी काम किया, और ज़ेबस के साथ भी काम किया। फिर जब मैं पाकिस्तान वापस आई अगेन स्टार्टेड टू वर्क विद एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग, और पाकिस्तान का जो सबसे पहला सोशल मीडिया फोरम था, आई लॉन्च दैट इन 2012। और उस टाइम पे सोशल मीडिया की सिर्फ लोग बातें कर रहे थे। उस टाइम पे बच्चियों को अलाउ नहीं करते थे पेरेंट्स के वो पापा की परी बन के फिरे। और वैसे पापा की परी अक्सर अंदर से पापा के परे निकलने हैं। पापा की परी जो होती है ना, वो अक्सर होते कुछ और है अंदर, फेक आईडीज यू नो। तो वो ट्रेंड उस तरह का था कि उस टाइम पे जब मैं प्रोफाइल बनाती थी और अपनी एक्टिविटीज को अपलोड करती थी तो सब लोग मुझे कहते थे, इनफैक्ट इन फैमिली और सोशो कल्चरल वैल्यूज भी हैं कुछ हमारी, कि नहीं तुम लड़की हो, तुम्हारी ओरिजिनल तस्वीरें कॉपी हो जाएंगी, उनको कोई और किसी और तरह से यूज करेगा। और बहुत से फेक प्रोफाइल्स भी बनी। पीपल स्टार्टेड टू वर्क ऑन फोटोशॉप, और उसके साथ उन्होंने बड़ी अपनी गंदी जहनियत जो थी उसके लिए, क्योंकि खवातीन के लिए बड़ा मुश्किल है जब वो इतना ब्लंटली मार्केट में निकलती हैं, सो इट्स वेरी वो पीपल अराउंड अस कि वो उस तरह से खुद नहीं कर सक रहे होते तो वो उनको भी नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे होते। तो वो चैलेंजेस शुरू से थे, लेकिन बहादुरी थी। माय फादर ऑलवेज प्रेफर्ड, और हमेशा हमें सिखाया कि डरना नहीं है किसी भी चीज से, कभी भी नहीं डरना, चाहे जो मर्जी हो जाए। सो फिर वो सफर चलता रहा एजुकेशन इंडस्ट्री में। फिर 2016 में दोबारा से मैं आई, और 2016 से 2022 तक मैंने प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी के एंटरप्रेन्योरियल सेंटर में स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच वहां से काम करना शुरू किया। और वो इदारा माशाल्लाह बड़ा अच्छा वेल रिनाउंड इदारा है, वहां से बहुत कुछ सीखा भी, और हमेशा ये चीज अपनी पर्सनालिटी का पार्ट भी रखी कि कभी भी आपने अपनी सेल्फ स्टीम पे कंप्रोमाइज नहीं करना। तो 2019 में वो जो एनर्जीज पटाखों की तरह फूट रही थी, उन एनर्जीज को लग गया फुल स्टॉप, और मेरा हुआ एक सिवियर एक्सीडेंट जिसमें आई ब्रोक माय लेग, और मतलब सर फट गया, और बहुत ज्यादा इंजरीज थी, जिसमें डॉक्टर सजेस्टेड टू हैव अ रेस्ट ऑफ एटलीस्ट 6 months। और उसमें आई हैव टू बी लाइक दैट कि मुझे स्ट्रेट पोस्चर में लेटे रहना था मुस्तकिल। गॉड। लेकिन कहाँ अब एनर्जीज का क्या करें, वो तो है आपके अंदर। सो while lying on the bed, I got 2 companies registered. One was a travel company, the other one was a call center. Alhamdulillah, they are perfectly running, because until your mind works or until it stops, तब तक आपने रुकना नहीं है, क्योंकि यही ताकत है आपकी, यूज इट पॉजिटिवली। तो ये काम कर रहे हैं ना, तो सब चल रहा है। और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अच्छे फहम से हम सबको नवाजे और हम लोगों को रास्त पे चलने का मौका दे। और उस टाइम पे मैंने ये चीज ऑब्जर्व की while educating my 2 kids, because they're very intelligent, they're very brilliant, but they were not getting right and sufficient amount of knowledge from the academia, and it's a challenge for many of the parents in Pakistan कि आप बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में भी भेज रहे हैं, आप मिडिल क्लास स्कूल में भी भेजा, आप एक अजीब से किस्म के स्कूल स्ट्रक्चर में भी भेजे, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। आपको
कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती, आपको सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ जी, आई एम paying the school that sum of money, and against that my student is getting that social value in terms of the name where my kid is going. So it's a challenge. So ये भी कहीं ना कहीं continuously मेरे दिमाग को हिट करती रहती थी चीज, और मैं हमेशा सोचती थी कि नहीं, अपनी जिंदगी के एम सेट करने में आपके हालात सबसे बड़ा साथ होते हैं आपका, और वो आपको अच्छा सिखाते ताबिंदा, हैं कि अभी आपने जिक्र किया कि जब आप बेड रिडन थी तो आपने अपनी 2 कंपनीज ना सिर्फ ये रजिस्टर करवाई, एंड सो फार एज आई नो आप बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनको माशाल्लाह से ओन करती हैं, तो हाउ डू यू मैनेज, आई मीन लाइक कहते हैं ना कि जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में यू हैव टू गिव योर लाइक 200%, सो हाउ डू यू मैनेज, मैं कहूँगी थोड़ा सा ट्रिक ऑफ ट्रेड आप बताएं कि डू यू डेवलप योर टीम्स, देन हाउ डू यू डू दैट? Saima, it's always about delegation the things and having that trust of your family members and a strong support system around you all the time. तो आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम का होना जरूरी है। आप अपने हस्बैंड को, जो आपका बेटर हाफ है, आप उस बेटर हाफ को रिस्पेक्ट दें और उसको अपना पार्टनर बनाएं, अपने अपने ख्वाबों के साथ, उसको अपने विजन के साथ। मैं अक्सर एक लफ्ज बोलती हूँ, विजन पार्टनर, उसको आप विजन पार्टनर बनाएं। Very true. सिमिलरली आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, वट एवर दे आर डूइंग, सो उनको आप अपना ख्वाब बताएं तो सही। आप चुप करके कोने में बैठे रहेंगे एंड यू आर नॉट स्पीकिंग योर हार्ट आउट, तो हाउ इट्स गोइंग टू वर्क? सो वी हैव टू क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। सो द कॉल सेंटर इज बीइंग ओन्ड बाय माय ब्रदर, alhamdulillah, and he is running it very well, very well. The travel company is registered in UK and it has been operated by my husband, and it's all about the trust of the family members and working in coordination with the family members ताकि एक strong support बन जाए. So I was pretty well while sharing a lot of new ideas. So जब तक आपके आइडिया में वजन नहीं होगा, जब तक आपके आइडिया के अंदर कुछ अपीलिंग जान नहीं होगी, और तब आपने तक अपना हम- एग्जैक्टली कि आपने थोड़ा अपने अंदर भी उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अगले को ये खाली ख्याबों ख्यालों की दुनिया से बढ़कर भी कुछ और अंदर स्किल सेट होना चाहिए कि लोग आप पे ट्रस्ट कर सकें, एंड दे शुड ऑल्सो स्टार्ट बिलीविंग यू, क्योंकि वो होता है ना कि वो पहला कदम मुश्किल उठाना पड़ता है. अच्छा ताबिंदा, हम बात करेंगे, माशाल्लाह से आपने विन किया साउथ एशियन एक्सीलेंस अवार्ड फ्रॉम ढाका. वो क्या स्टोरी थी एंड हाउ डिड यू विन दैट? अच्छा जी, वो भी एक बड़ी मजेदार किस्म की स्टोरी है. फ्यू ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ इंडस्ट्री, आई एक्चुअली वाज सर्चिंग सम गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर देम कि उनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग के ऊपर काम किया जाए. एंड व्हेन आई वाज डूइंग दैट, सो दे आस्क्ड मी द ऑर्गेनाइजर्स कि व्हाई डोंट यू अप्लाई. सो आई थॉट कि अच्छा चलो देख लेते हैं. इट वाज जस्ट लाइक कि दे जस्ट आस्क मी कि आप क्या काम कर रही हैं, और वो सारी एक्टिविटीज अचीवमेंट्स मैंने उनके साथ शेयर की, एंड इट हैपेंड. आई थिंक दिस इज जस्ट अबाउट अ ब्लेसिंग, और जो आपकी मेहनत होती है कि जब आप बगैर किसी मॉनेटरी बेनिफिट या बगैर किसी लालच के आगे दौड़ लगा रहे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपकी उस मेहनत को हमेशा 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 एक्नॉलेज करवाते हैं किसी ना किसी तरीके से. वो रब की जात है सब कुछ करने वाली. बिल्कुल. तो ज़बरदस्त जनाब, ये तो इट्स लाइक अ फैदर इन आर कैप कि आप जैसी जो ख़वातीन हैं वो इतने अच्छे से आगे बढ़ी और एक नाम रोशन करी. यू आर द ट्रू फेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, के यू आर द डेफिनेशन ऑफ एन एम्पावर्ड वुमेन कि कैसा होना चाहिए, क्या उसका कंडक्ट होना चाहिए, कि आप अपने ख्वाब पूरे करें. यू हैव बीन एबल टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स. आपने कहा कि मैं सोशल मीडिया पे भी आती थी, बट जो आपने अपनी एक ब्रांडिंग की है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप समझती हैं कि आज के दौर में ख़वातीन की या किसी भी इंसान की अगर आप अपनी सक्सेस की जर्नी में हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर पर्सनल ब्रांडिंग इन प्लेस? चाहे ख़वातीन हैं चाहे लड़के हैं, सबके लिए जरूरी है. लड़कियों के लिए कि जो थोड़ा भी मुश्किल अच्छे हो काम वो जाता कर है, रहे हैं, बिकॉज वही सोसाइटल नॉर्म्स कहीं आड़े आते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके लिए ट्रिकी कह सकते हैं, इफ नॉट मुश्किल. हाँ, इट्स वेरी ट्रिकी. मतलब आप इस तरह से ना करें. आप ग्लैमर क्यों दिखा रहे हैं हर वक्त? आप ग्लैमर दिखा रहे हैं तो वो भाइयों की गैरत भी आ जाती है, फिर कजन्स की, बाप की, सबकी गैरत जाग जाती है कि हमारी बच्ची जो है वो बाकी सबके लिए केक पीस बन गई है. हर बंदा खाने के इस्लाम भी लिए खतरे आएगा में वहाँ पड़ पे. जाता है ना.
तो ये वाली चीज ना करें ना, आप अपनी अचीवमेंट्स दिखाइए, जरूर बताइए लोगों को, ताकि बहुत से और लोग आपको देख के इंस्पायर हो, वो बिल्कुल। वैसी चीजें, वो वैसी एक्टिविटीज करना चाहे, और जो भी आपको लगता है कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, वेलबींग के लिए अच्छा है, उसको जरूर कीजिए। सही। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर इंसान को इस दुनिया में पैदा किया है, सो देयर इज वन कोर ऑब्जेक्टिव इन योर प्रेजेंस। आप दुनिया पे आए, कोई एक तो ऑब्जेक्टिव है, फाइंड दैट ऑब्जेक्टिव, Exactly. व्हाई यू आर एक्चुअली हियर ऑन दिस प्लेनेट। बिल्कुल। यू आर नॉट एन एलियन कि बिल्कुल। बस सब कुछ खा जाऊंगा तो वाया कर दूंगा। वो कहते हैं ना अपने होने को, अपने मकसद को पहचाने। अच्छा तबिंदा, मैं ये चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बताएं, ड्यूरिंग कोविड हमने देखा कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बड़ा फोकस रहा उसके ऊपर। दो चीज़ें जो बड़ी निगलेक्टेड थी बिफोर कोविड, एक आपकी जो हॉस्पिटल और जो मेडिसिन इंडस्ट्री थी उसके ऊपर बड़ा फोकस रहा, उसमें इंप्रूवमेंट भी आई, उसको झटके भी लगे, फोकल उसके ऊपर बड़ा। दूसरा एजुकेशन था, और बड़े सारे हमने एक्सपेरिमेंट्स भी किए, डिस्टेंट लर्निंग हो गई, सिंगल नेशनल करिकुलम आ गया, बहुत सारे रोलर कोस्टर ड्राइव भी रही, कुछ चीज़ें चली, कुछ चीज़ें नहीं चली। आप मुझे ये बताएं कि अभी कहाँ खड़ा है हमारा एजुकेशन सिस्टम, इसमें इम्प्रूवमेंट आई है? क्योंकि आपके पास एक कंपैरेटिव एनालिसिस आप कर सकती हैं, बिकॉज यू हैव बीन टीचिंग अब्रॉड ऑल्सो। तो क्या डिफरेंस है, कितना पीछे हैं हम अभी हम बहुत पीछे हैं। अभी जैसे अभी हमने शुरू किया है जर्नी। मैनी ऑफ द गुड एजुकेशन लीडर्स आर देयर इन द मार्केट, दे आर स्ट्रगलिंग हार्ड कि हम बाहर जाने की बजाय, और बहुत से लोग बाहर से पाकिस्तान में आ रहे हैं to contribute here in this country and for the sake of development of the youth. So अभी तो तब्दीली आना शुरू होगी when it comes to education. So education में changes लेके आने के लिए मेरे 3 perspectives हमेशा रहते हैं कि सबसे पहली जो चीज है वो ये कि आप बच्चे को empowerment सिखाएं। जिन बुनियादी हकूक की उसको जरूरत है और जो बुनियादी characteristics के साथ वो बच्चा पैदा हुआ है, वो कॉन्फिडेंस भी लेके आया है, वो क्रिएटिविटी भी लेके आया है, वो अपनी सेल्फ एस्टीम को भी लेके आया है इस दुनिया के अंदर, वो अपनी एक शख्सियत, अपनी एक इंडिविजुअलिटी लेके आया है। तो आप उसके वो बुनियादी हक उससे ना लें, आप उस बच्चे को उन सब चीजों के ऊपर काम करने पे अप्रिशिएट करें और उसको सिखाएं नई नई चीजें। जो दूसरी चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे एजुकेशन सेक्टर के लिए, वो ये कि प्लीज बेंचमार्क करें पूरी दुनिया में जो जो अच्छी एक्टिविटीज हो रही हैं। आपके लिए बेंचमार्किंग करना जो है वो कोई एक बहुत बड़ा मसला नहीं है। आपके लिए बेंचमार्किंग कितना मुश्किल है। यू आर एक्सपर्ट, यू आर वेरी वेल क्वालिफाइड, यू गॉट अ सर्टेन एक्सपीरियंस। सो अच्छी अच्छी कौमों के तालीमी सिस्टम्स को देखिए और उनको अपने पाकिस्तानी सिस्टम में एम्बेड करने की कोशिश कीजिए। और जो तीसरी चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है साइमा, अनफॉर्चुनेटली हमारे अच्छे स्कूल्स के अंदर, अच्छा स्कूल मतलब जो बड़े स्कूल्स हैं जिनमें ज्यादा फीस है, वहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम किया जाता है, वहां पे टेक्नोलॉजी पे भी काम किया जाता है, लेकिन वो स्कूल्स जो कि जहाँ पे पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो क्यों नहीं सिखा रहे वो बच्चे को? नेटिव लैंग्वेज तो सबकी स्ट्रांग है, लेकिन क्यों नहीं सिखा रहे वो बच्चे को प्रोविंशियल लैंग्वेज? क्यों नहीं सिखा रहे वो ग्लोबल मार्केट के अंदर कदम रखने के इंग्लिश क्यों नहीं सिखा रहे? सो इंग्लिश और टेक्नोलॉजी इज अ मस्ट। वॉट एवर स्कूल इज, कोई भी किसी भी लेवल पे कोई भी स्कूल है, प्लीज इस चीज पे काम कीजिए कि बच्चे के कम्युनिकेशंस को और उसकी टेक्नोलॉजी स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करें, क्योंकि बच्चे में बड़ा पोटेंशियल है। अच्छा, लेकिन ताबिंदा एक चीज़ और भी है, देखें यहाँ पर आजकल एक अजीब किस्म का एक कंपैरेटिव एनालिसिस स्टार्ट हो गया है कि स्किल्स वर्सेस डिग्रीज, कि एक जी डिग्री आपने लेना है, कुछ लोग डिग्रीज को बहुत, कि डिग्री वो तो आपने एक सुना होगा ना, एक मशहूर किसी ने क्या खूब कहा था, डिग्री तो डिग्री होती है, असली और नकली नहीं। और ये एक बहुत आला ओहदेदार ने कहा था। बट जोक्स अपार्ट, ऑन अ सीरियस नोट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इज इट स्किल्स वर्सेस डिग्रीज, या इन दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है एंड दे गो साइड बाय साइड? क्योंकि बिल्कुल ही कुछ कहते हैं कि जी स्किल्स के ऊपर ही काम करें और डिग्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट। टू एन एक्सटेंट आप कैसे रेट करती हैं इन दोनों को? आई थिंक एजुकेशन, कन्वेंशनल एजुकेशन जहां पे डिग्री की हम बात कर रहे हैं, उसको होना चाहिए, क्योंकि वो आपको सही रास्ता दिखा रही है, वो आपको लोगों में उठने बैठने की तमीज सिखा रही है, वो आपके अपने सोशो कल्चरल डिसिप्लिन और नॉर्म्स आपको सिखा रही है। आपका टीचर आपको बता रहा है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो भी डिग्रीज दे रहा है, या कोई भी इदारे जो डिग्रीज दे रहे हैं, वो डिग्री आपको एक रास्ता दिखाती है, वो आपको एक रास्ता, आपको एक मोटरवे वाला जो रोड है ना वो देती है तैयार करके। लेकिन जो स्किल है ना, इट इज चेरी ऑन द केक।
स्किल बहुत ज्यादा जरूरी इस वजह से है कि आप जितनी देर में डिग्री कर रहे हैं उस डिग्री के साथ साथ बीइंग अ स्टूडेंट यू गॉट एम्पल टाइम, बहुत वर्क है, तो आप एक ना एक स्किल को सीखना शुरू कर दें और स्टार्ट बिल्डिंग योरसेल्फ, अपने आप को बनाना शुरू करें, क्योंकि स्किल के थ्रू आप कमाना शुरू कर देंगे और आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना सीख जाएंगे। और उसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा कि जब आप डिग्री खत्म करेंगे तो उस वक्त पे आप कमा रहे होंगे। ऐसे देखें, देयर इज अ वेरी कॉमन डिलेमा, जब आपके पास जेब में कुछ नहीं है ना और आप नौकरी लेने के लिए किसी के पास जाते हैं तो आप भिखारी हैं, आप इसको माने या ना माने। ऐसे ही है। लेकिन व्हेन यू हैव अ सर्टेन स्किल दैट इज लिंक्ड विद योर डिग्री। लेकिन ताबिंदा, आप मुझे एक बात बताएं, सॉरी टू कट यू इन द मिडल, आपको पता है कि हमारी जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में डिग्रीज दी जाती हैं तो वो पास पेपर्स करके देते हैं। अभी भी अगर आप, मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है हमारे सिंध में, कराची में, कि आप वहाँ जाते ही नहीं हैं, अटेंडेंस ही नहीं हो रही है, बस आपने पास पेपर्स कर लिए हैं पिछले और आपको डिग्री मिल जाती है मास्टर्स की, एमफिल की। लोगों ने 4-4 मास्टर्स किए हुए हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट, जो ह्यूमन रिसोर्स तैयार होकर मार्केट में आ रहा है, तो क्या वो वाकई स्किल्ड है? क्या वो वाकई आपको सोच दे रहा है? क्या हमारी डिग्रीज सोच दे रही हैं? कोई मतलब डायरेक्शन तो चलो दे रही हैं, डिग्री ले ली, और वो डिग्रीज इसलिए ली जा रही हैं, प्री रेक्विजिट है, उन्होंने जॉब चाहिए, प्री रेक्विजिट है कि मास्टर्स होना चाहिए, लेकिन उस डिग्री को डिग्री मानती हैं आप? इंस्टीट्यूशंस की डिस्क्रिमिनेशन है ना। देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर दिन रात एक कर रहा है कि मैं बच्चे को बनाऊं, बच्चे को आगे लेके चलूं। जो पब्लिक सेक्टर है, वहां पे जो बच्चा भी आ रहा है आपके पास, उस बच्चे का कसूर क्या है कि उसके पास वो मेरिट पे आ रहा है आपके पास और वो अच्छा करिकुलम पढ़ रहा है। लेकिन जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, जो हमारी अथॉरिटीज हैं, उनको स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग और क्वालिटी एश्योरेंस रखनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है। सो आई से कि आई मस्ट से अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। बट इट्स स्टिल देयर, हम इस सिस्टम से निकल नहीं पा रहे। हमने डेलिबरेटली, हुकाम ने, जो अरबाब इख्तियार हैं, जो की प्लेयर्स हैं, उन्होंने आंखें बंद की हुई है। दे आर लेटिंग दैट सिस्टम गो बिकॉज कहीं ना कहीं उनको खुद को भी कहीं ना कहीं किसी को फायदा हो रहा है। तो हमारा जो यंग बच्चा है ना, मैं आई मस्ट से कि जिन इंस्टीट्यूशंस की रेप्यूटेशन मार्केट में है और जो इंडस्ट्री भी जिनको रिस्पेक्ट कर रही है, आप हमेशा उनकी स्ट्रगल को इनकरेज करें, अप्रिशिएट करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज में भी करंटली, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट वंस अगेन, अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप उस तरह के प्रिविलेज इंस्टीट्यूशंस में अभी फिलहाल नहीं जा रहे, तो हम सिस्टम को चेंज करने की बात अभी नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे बहुत से लोगों ने बात कर ली, इस पे बहुत से लोगों ने उठक बैठक कर ली, लेकिन उसका नतीजा फिर भी जीरो है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि सिर्फ तस्वीरी फॉर्मेलिटीज को पूरी करने के लिए बहुत से इदारे जो है वो ये सारी कर रहे होते हैं कि जी चलो आपस में बैठ जाते हैं, 10-15 यूनिवर्सिटीज बैठ गई, कॉलेज बैठ गए और कोई ना कोई बात कर ली, और उसके जो रिजल्ट्स आए फिर इम्प्लीमेंटेशन, सफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। सो आई वुड से टू द स्टूडेंट्स के वेट करें जब तक आपके पास उन स्टैंडर्डाइज्ड और अच्छी वाली जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको इंडस्ट्री भी एक्नॉलेज कर रही है आपकी, तब तक उतने फंड्स नहीं होते, तब तक इंतजार कर लो। किस चीज की जल्दी है? रिश्ते की जल्दी है कि रिश्ता हो जाए क्योंकि डिग्री होगी मेरे पास। पहली चीज, पाकिस्तानी बच्चा इस चीज के पीछे भी भाग रहा है। दूसरी चीज, अगर पैसा कमाना है तो स्किल से कमा लो फिर उतनी देर के लिए, पेरेंट्स भी सेटिस्फाई होंगे, पेरेंट्स को भी पता चल रहा होगा। सो वहां पे पैसे जमा करके फिर डिग्री ले लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, लेकिन हाँ, ये आपने साहिबा बहुत अच्छी बात की, एंड इट शुड बी considered by the authorities of the country, in particular education leaders and policy makers of the country, के वो बैठे और प्लीज इन रिफॉर्म्स के ऊपर रियल टाइम कुछ काम करने की कोशिश करें। और मतलब पास पेपर से ही आपने उठा के अगर पेपर बनाना है, एटलीस्ट इतनी एफर्ट तो कर सकते हैं कि हर साल पेपर ही नया बना दें। कुछ वो वाले, अगर आपने सब सिलेबस दिया है और उसमें चैप्टर्स हैं, तो जो अनटच्ड चैप्टर्स हैं जो पिछले 10 साल से अनटच्ड आ रहे हैं, आप उसमें से कुछ दे दें ताकि कुछ एफर्ट तो करें जो बच्चे हैं जो डिग्री ले रहे हैं। बहरहाल ये तो एक व्यू पॉइंट था, हमने कहा इसको हाईलाइट किया जाए। अच्छा ताबिंदा, भी मैंने आपको इनिशियली कहा कि माशाल्लाह यू आर अ ट्रू डिपिक्शन ऑफ एम्पावर्ड वुमेन, इतना कुछ आप कर रही हैं, स्टिल आपके अंदर इतनी एनर्जी है। आपने कुछ ख़वातीन की डेवलपमेंट के लिए, कोई कम्युनिटी, आपने इसके लिए कभी कुछ काम करने का सोचा या किया? इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि दो चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बहुत 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 ज़्यादा कंसर्न हूँ। एक, पाकिस्तानी ख़वातीन की फलाह के लिए कुछ कर लिया जाए, नॉट बिकॉज
कि और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे मैं आपके साथ ये बात करूंगी। हमारी खवातीन के अंदर बहुत टैलेंट है और वो गधों की तरह काम करना जानती हैं, गधों की तरह, बिलीव मी और नॉट, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर देयर ओन डोमेस्टिक जो भी उनका एक सिस्टम चल रहा है उसके लिए, लेकिन उनके अंदर यकीन नहीं है और वो यकीन उनके अंदर पैदा करेगा। मैं भी आपके सामने ऐसी ना बैठी होती अगर मेरा बाप, अगर मेरा खावंद मुझे आगे लेके आने के लिए खुद मेहनत ना करते, अगर वो मुझे इनकरेज ना करते। कहीं ना कहीं ताबिंदा उसकी रीजन ये है कि सोसाइटी इन जनरल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक्स लाइक यू गॉट दैट सपोर्ट, दैट होलिस्टिक सिस्टम बैक इन योर हाउस, वी आर फेयर ऑफ एम्पावर्ड वुमेन ना। वो लड़की फिर हाथों से जो निकल जाएगी तो उस एम्पावर्ड वुमेन से डील कैसे करने, वी आर एज अ सोसाइटी वी आर फेयर ऑफ एम्पावर्ड वुमेन ना। तो हम तो कॉन्फिडेंस नहीं देना चाहते वुमेन के लिए। देखिए साइमा, बड़ी छोटी सी बात है, अगर आपने हर वक्त सारी जिंदगी रोना है, एक जानवर की जिंदगी गुजारनी है, बच्चे पैदा करने हैं, खाना खाना है, सो जाना है और उसके बाद मर जाना है, पकाना है और खिलाना भी है, नहीं है, यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। और अगर आपको लगता है कि आप एक इंसान है एंड यू आर हियर फॉर अ सर्टेन पर्पस, तो अपने पर्पस को आइडेंटिफाई कीजिए, कोई एक ना एक हुनर जो आपके अंदर ऑलरेडी है उसको अपस्किल कीजिए और उससे अर्निंग करना शुरू कीजिए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की हर औरत को होना पड़ेगा। ये उसकी अपनी जरूरत नहीं है, ये उसकी एक कौमी जिम्मेदारी है, क्योंकि हाफ ऑफ द परसेंटेज ऑफ द एंटायर नेशन इज बेस्ड ऑन वुमेन। सो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी एंड इफ यू विल नॉट कंट्रीब्यूट इनटू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, तो हमारा मुल्क जो है वो इसी तरह से इसी क्राइसिस का शिकार रहेगा। सो यू हैव टू कम अप। आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, इट्स अ वेरी सेल्फिश अप्रोच के मैं अपने तक रह के सोचूं, अगर पूरे मुल्क के लिए काम करना है। एंड दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज आई ऑलवेज सी वुमेन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बट वुमेन डोंट सपोर्ट्स द अदर वुमेन। So we have to support each other. We have to support each other. Okay, बहुत बहुत शुक्रिया तबिंदा, का वक्त हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। जाते जाते I would just like you to say a few words कि what is the way forward। आपने जैसे कहा कि जी टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, so just give us few guidelines, few tips कि जी what is the way forward towards that। अच्छा जी, once again there are just two things, दो बातों को जहन में रख लें, बिठा लें, गट्टी में डाल लें। पहली कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को हासिल करना शुरू कर दीजिए और उनको अपने हाथ से मत जाने दीजिए। दे आर फ्री अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। वो जो आप 4-4 घंटे बैठ के सोशल मीडिया पे स्टोरीज और रील्स देखते रहते हैं, जस्ट गेट आउट ऑफ इट। थोड़े टाइम के लिए इसके ऊपर आप बैठिए और ज्यादा टाइम इसके ऊपर नॉलेज हासिल कीजिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेपन इन योर हैंड। पहली चीज, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, इन चीजों को सीखना शुरू कीजिए और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को ऑनलाइन हासिल कीजिए। दूसरी चीज, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप अपने आप पे यकीन नहीं करेंगे, देयर इज नो सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु विल बिलीव इन यू। सो यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिंदा, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अभी वक्त हुआ जाता है जनाब एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे एक और अमेजिंग सी मेहमान के साथ, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदेद। और जनाब अभी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक और बहुत अमेजिंग सी गेस्ट से। बात हम करेंगे फ्रीलांसिंग के ऊपर कि फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे आप इसको जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको सही तरीके से कर सकते हैं, प्रोफेशनली इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका भी अपना एक मज़ेदार किस्म का प्रोफाइल है। समीना रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है इन मैथ्स। आई मीन लाइक ये एक कुछ बड़ी यूनिक पोजीशन है, क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत कमज़ोर हूं, तो मैं आई ऑलवेज लुक अप टू दोज जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है, जिनके फिंगर टिप्स में होते हैं। तो चलते हैं जनाब, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम सलाम। सुबह खैर, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये मैथ्स आपकी अच्छी क्यों है? क्या खाती थी आपने? हार मुंह भीगे हुए बादाम खाती थी क्या? उसकी वजह से आपको मैथ्स में इंटरेस्ट पैदा हुआ? कैसे, क्यों? मेरे फादर। ओके, ही इज़ नो मोर, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। मुझे याद है, मैं अभी भी ये क्वेश्चन मुझसे बहुत होता है, जैसे आपने सबसे पहले पूछा क्यों मैथ्स। तो व्हेन आई वाज
young, when I was a little child, तो मैं क्योंकि घर में सबसे बड़ी हूँ, मेरे अब्बू ही वॉज एन इंजीनियर, तो उन्होंने मुझे इस कदर मैथ्स पढ़ाया, इतना फोकस होके मैथ्स पढ़ाया कि जब मैं लाइक ग्रेड 6, 7, 8 में थी, मुझे याद है मैं और अब्बू बैठ के संडे वाले दिन, बिकॉज उनका ऑफ होता था, सुबह से लेके शाम 5-6 बजे तक हम पूरा मैथ्स रिवाइज करते होते थे एवरी संडे। होता है ना, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से वे भी बहुत अच्छा होगा, उनको खुद भी इंटरेस्ट होगा, यू नो देयर इज अ रीजन, बिकॉज अगर आपको समझ नहीं आ रहे हो, आप स्टक हो, आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब 15-20 मिनट आधे घंटे बाद ही वो कहते हैं ना, आपको नींद आ रही, मैथ्स की बुक उठा के पढ़ना शुरू करें, फौरन नींद आ जाएगी, बिकॉज वो टायर्डनेस आ जाती है। तो अच्छा, मेरे साथ उल्टा है, बच्चे सब इंटेलिजेंट होते हैं, वे ऑफ टीचिंग आना चाहिए। आपका मैथ्स का टीचर अगर अच्छा है तो आप कभी भी, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको कभी भी नींद नहीं आएगी। मेरे अब्बू पढ़ाते हुए कहते थे कि मुझे दूर से पता चल जाता है कि कौन बच्चा मैथ्स में एक्सपर्ट है। हम पूछते थे कैसे पता चलता है, तो वो कहते थे मैं दूर बैठा होता हूँ और मैं बच्चों का पेन देख रहा होता हूँ। अच्छा, वो भी मैथ्स के टीचर थे? वो मैथ्स के टीचर नहीं थे, वो इंजीनियर थे, लेकिन उनका मैथ्स और फिजिक्स में वो एक्सपर्ट थे। वो कहते थे जिस मैथ्स करते हुए जिस बच्चे का कलम रुक रहा है, इट मीन्स उसे मैथ्स नहीं आता। मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपका कलम रुकना नहीं चाहिए, दैट्स द की पॉइंट। कैसे ना रुके, मतलब वो कोई थ्योरी तो है नहीं। अच्छा, थ्योरी में हमारे कलम नहीं रुकते ना, लेकिन वो कैसे नहीं रुकेगा? मैथ्स में आपको थोड़ी थिंकिंग तो करनी पड़ती है ना, नहीं करनी पड़ती। जो एक्सपर्ट होगा, जिसने बहुत अच्छे से अपनी टीचर से सीखा हुआ है, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, वो एक स्टेप लिख रहा है, अगले 2 स्टेप उसके जहन में चल रहे होते हैं, उसे पता होता है इस लाइन के बाद मैंने अगली 2-3 लाइंस क्या करनी है, तो आपका कलम नहीं रुकता। अच्छा, उसमें ये होता है ना, कुछ बच्चे ये होते हैं कि जब मैथ्स का पेपर हल करके निकलते हैं और आपको पता है वो आंसर्स टैली कर रहे होते हैं, तो आधी क्लास का आंसर 1 होता है और आधी क्लास का आंसर जो है 2 होता है, और मेरे जैसे बच्चों का आंसर 8 होता है, और हम देख रहे होते हैं कि ये आई मीन लाइक आधी, मतलब मेरा ठीक है या बाकी क्लास का ठीक है। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है जिनका 8 होता है ठीक वही होते हैं, वो 0-1 वाले दोनों गलत होते हैं। और आप किसी को भी नहीं कहते, लोग आपसे पूछते हैं अच्छा तुम्हारा आंसर क्या है, क्योंकि मेरी बहस बहुत कि तो यार हम इनको 1 का 2, मेरा तो आंसर 8 आ रहा है, तो ये और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर ठीक आ जाता है, लेकिन ऊपर के सारे स्टेप्स रॉन्ग होते हैं, एंड ऑफ द डे आपको बचाते हैं मेरे जैसे को, क्योंकि आंसर तुम्हारा कभी नहीं मैच होना होता, तो वो जो स्टेप्स के नंबर होते हैं ना, हमारे जैसे लोग वही लेके पास होते हैं। लेकिन अगेन यू नो, ये जो आपने बात की ना टीचर की, मैं सारा एग्जाम टीचर्स पर डालने वाली हूँ, मैं तो बहुत लाइक हूँ। तो ये इसलिए बहुत फैक्ट है कि जब मैं इनफैक्ट पढ़ रही थी और ग्रेजुएशन में, आपने देखा होगा कॉमर्स में एक बड़ा नॉर्मल सा है डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यू नो। अब ये समझ में ही नहीं आता था, लिटरली समझ में नहीं आता था, और मास्टर्स लेवल में जब एक टीचर आए, उन्होंने इसको बड़े मज़े से, बड़ी लाइक क्योंकि वही वाली बात है, मेथड है, उसको इस तरीके से बताया कि जी हर चीज़ जब आपको मिल जाती है, वही बात है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। 1 ग्लास 2 ग्लास नहीं, मुझे समझ नहीं आया था एग्जैक्टली। उन्होंने इसको बताया कि जी अगर एक नया शादीशुदा कपल है और पहले दिन अगर बीवी को कोई चोट लगती है किसी बेड के साथ, तो हस्बैंड जो है ना, बड़ा ही उसमें उसको भी बड़ा दर्द उठता है। चोट तो उसको लगती है, दर्द हस्बैंड को होती है बड़ा कि ये बेड ही गलत है, लेकिन वही चोट अगर 10 साल बाद लग जाए बीवी को, तो वो बीवी की मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में जा चुकी होती है। तो वो ये कहते हैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा 10 साल से बेड वहाँ पे लगा हुआ है, तो मतलब ये वाली चीज़। अच्छा, इतने फनी वे में उन्होंने बताया, बट मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टीचर है उसको खुद कितना प्यार है अपने सब्जेक्ट से, उसको खुद कितनी क्लैरिटी है, और सवाल भी वही ले सकता है जिसको अपनी क्लैरिटी, अदरवाइज तो सवाल भी लेना हर टीचर के बस की बात नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। और प्लस टीचर में ये होना चाहिए, ज़ाहिर है पढ़ के डिग्री लेके तो सब टीचर्स आए हुए हैं, लेकिन जिस टीचर में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना जिसको आता है वही पढ़ाने। अच्छा, लेकिन कभी ऐसे टीचर आपको मिले जो कहते हैं प्लीज आस्क क्वेश्चन, प्लीज आस्क क्वेश्चन, लेकिन जब उनसे एक के बाद दूसरा सवाल हो जाए तो वो अनॉय भी हो जाते हैं? होता है, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है आप जितने क्वेश्चंस को आंसर करोगे, बच्चों को उतने ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और ये ज़रूरी है। सही। अच्छा समीना, फ्रीलांसिंग की तरफ कैसे आई, क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी फ्रीलांसिंग है, और इसमें किस तरीके से आपने जंप किया? ये भी एक बड़ी फिल्मी सी स्टोरी है। असल में हुआ ये कि जैसे सब बच्चियां पढ़ती हैं, डिग्री करती हैं, फिर मैंने लेक्चरशिप भी की शादी से 1 साल पहले यहीं रावलपिंडी में CB2 कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की मैं लेक्चरर थी। उसके बाद जब शादी हो गई, तो जैसे एक ट्रेडिशनल घर का माहौल होता है कि यू हैव टू स्टे एट होम, घर पे रहो। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, खामखा क्या ज़रूरत है फटीक करने की, घर पे रहो। खैर, मैं हमेशा से बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग रही हूँ। मैंने सोचा कि इस वजह से मे बी जिद करने की वजह से कहीं घर का पीस खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही थी। ऐसा ठीक है, इट्स फाइन। तो
एक दफ़ा बीकन हाउस में जॉब भी मिली टीचिंग की, बड़ी ज़बरदस्त। वो एक दिन में गई, दूसरे दिन मेरे हस्बैंड को बुखार हो गया। ही वाज लाइक यार नहीं। ये कौन सा वाला बुखार था? वो जो दवाइयों से ठीक हो जाता है या वो सिर्फ जो आपका टाइम मिलता है तो ही ठीक होता है? ये वैसे असली वाला बुखार हो गया था। मेरी सिर्फ 10 माह की वाला? बेटी थी। हाँ, ओके, दवाइयों वाला। ओके। 10 माह की बेटी थी। सुबह सुबह जब उन्होंने मुझे ड्रॉप करना था, पहले ही दिन जब मैंने ज्वाइनिंग देनी थी, तो उन्हें बुखार हो गया। ही सेड कि यार प्लीज़ ना जाओ, बेटी भी घर पे अकेली होगी, तुम ना करो ऐसे ना, इस तरह ना करो हमारे साथ। ओके, ओके। आई सेड ओके फाइन। खैर फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं जॉब शायद कभी भी ना कर पाऊँ, क्योंकि ये वाला सीन चलता ही रहेगा ना। पहली वेडिंग एनिवर्सरी पे उन्होंने मुझे एक लैपटॉप गिफ्ट किया। उनको क्या पता था? उन्हें नहीं पता उनको था। क्या पता था कि मैं क्या गिफ्ट कर रहा हूँ? हाँ, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं उनको था। चाहिए था आपको कोई नया सूट दिला देते, हाँ, नहीं, कोई नहीं, उन्होंने ब्रांडेड ये शूज नहीं दिला किया। देते, उन्होंने भी आपको लैपटॉप दे दिया। क्योंकि मैंने मास्टर्स किया हुआ था कंप्यूटर साइंस में, तो उन्हें लगा कि चलो ये इसके काम की चीज़ होगी, तो मैं इसे लैपटॉप गिफ्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये बात है 2007 की। 2007 से उस वक्त फ्रीलांसिंग का तो नाम भी नहीं था ना, कुछ ऐसा बिल्कुल। था ही नहीं। अब तो इतनी अवेयरनेस हो गई है, यूट्यूब पे चले जाओ, कहीं भी आपको पूरे पूरे फ्री कोर्सेज मिलेंगे। उस वक्त तो फ्रीलांसिंग का नाम भी शायद इजाद नहीं हुआ था। 2007 से 2011 4 साल मैं सिर्फ इंटरनेट पे गूगल से ये पूछती होती थी कि इज़ देयर एनी वे टू अर्न ऑनलाइन, क्या मैं घर बैठ के कोई ऐसा तरीका है कि मैं कुछ कमा सकूं। क्योंकि मेरे जहन में ये था कि मैंने 16 साल पढ़ा है, मुझे शौक था, मुझे पैशन था, मैं कुछ करूं, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मैं बाहर जाके नहीं कर सकती। कोई तरीका ऐसा हो। 4 साल गूगल से ये पूछने के बाद आखिरकार मुझे एक रास्ता, कहते हैं लगन सच्ची हो तो अल्लाह रास्ते बना देता है। 4 साल बाद 2011 में मुझे ये चीज़ पता चली कि हाँ, इसी तरह से जैसे अभी हम बैठे हैं एक शो में और बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली इसी तरह से एक मॉर्निंग शो चल रहा था, और वहाँ पे सलमा जाफ़ी के नाम से एक खातून थी, उस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही थी फ्रीलांसिंग में, उनका इंटरव्यू चल रहा था। एंड शी सेड कि मैं इस तरह से 2-3 साल से कर रही हूँ और ये तरीके हैं, तो आप इसको फॉलो करो। थोड़ा सा उन्होंने एक गाइडलाइन दे दी। उस चीज़ को फॉलो करते हुए मैंने 2011 में स्टार्ट लिया। तकरीबन मुझे 6 महीने लगे पहली जॉब सिक्योर करने में। सिंस देन 2011 से भी 2023 आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। अच्छा, ये देखिए मॉर्निंग शोज़ को कितना किया जाता है, तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि जी वहाँ पे तो सिर्फ यही होता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो तब्दीली आई वो एक मॉर्निंग शो की वजह से, बिल्कुल ऐसे, और आज आप उस जगह पे बैठी हैं कि मे बी कोई आपकी बातों से इंस्पायर होके अब उसकी लाइफ भी चेंज होगी। और यही मोटो होता है, यही अज़म होता है हमारा, और यही पीछे हमारा जो है ना एक नज़रिया होता है कि किसी की ज़िंदगी में कुछ चेंज आ सके। तो क्या किया जाए वो ख़वातीन जो अभी कुछ करना चाहती हैं, बाहर नहीं निकल सकती, तो फ्रीलांसिंग क्या है और कैसे और किस किस शोबे में की जा सकती? कुछ होते हैं ना कि ट्रेंड्स को फॉलो, अच्छा जी अब समीना ने कर लिया तो मैं भी करूं, क्या स्किल सेट ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो फ्रीलांसिंग को समझना ज़रूरी है। फ्रीलांसिंग से मुराद ये है कि आप अपने घर में बैठे हुए सुकून से दुनिया के किसी भी कोने में कोई कंपनी मौजूद है और उन्हें रिमोट वर्कर्स की या फ्रीलांसर की किसी भी काम के लिए ज़रूरत है, आप घर बैठे उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, और पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। इट्स दैट सिंपल, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि आप जैसे कह रहे हो कि ट्रेंड्स को वाकई फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि हमने कोई भी सक्सेस स्टोरी देखी कि हाँ, फॉर एग्जांपल मेरी एग्जांपल ले लें कि ये मैथ्स कंटेंट राइटर है, ये लिखती है मैथ्स, तो शायद यही एक तरीका है जिससे अच्छा कमाया जा सकता है। या हम फिर तो हम ना ही समझें फिर तो ना ही समझे, ऐसे ही है। या फिर हम किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को या वीडियो एडिटर को या किसी भी बंदे को देखते हैं, सब लोग उस लाइन पे चल पड़ते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि हर बंदा मैथ्स का कंटेंट लिखने के लिए पैदा नहीं हुआ। Exactly. हर बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर पैदा नहीं हुआ, हर बंदा वीडियो एडिटर नहीं हुआ, हर बंदा AI की तरफ नहीं जा सकता, प्रोग्रामिंग की तरफ नहीं जा सकता। आपने खुद अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपने अंदर वो पैशन, वो शौक़ तलाश करना है कि जो आप समझते हो कि ये वो काम है जो मैं करूं तो मैं लंबे अरसे तक कर सकती हूँ। क्योंकि अगर आपका पैशन, आपका शौक़ होगा, आप बोर नहीं होगे, आप शायद हमेशा के लिए कर पाओगे, ठीक है। प्लस उस काम में आपको ये नजर आए कि हाँ, इस काम में मैं अच्छा अर्न भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब शौक तो गॉसिप्स का भी होता है, बिल्कुल, पैसे नहीं मिलेंगे ना, तो आपने शौक के साथ ये देखना है कि क्या वो शौक मेरा मुझे पैसे कमाने की तरफ लेके जा सकता है, ये दोनों चीज़ें। तो इस तरीके से आपने खुद को एक्सप्लोर करना है। बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, आप बताएं हम क्या सीखें, क्या करें। हाँ, ये वाला बड़ा खास तौर पे खवातीन की अगर हम बात करें, कहती हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन हम क्या करें। अगर फ्रीलांसिंग ही की तरफ हम बात करें, विल ज़रा स्टिक टू आवर टॉपिक, तो क्या करें, कौन से ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिनको एक्सप्लोर कर सकती हैं? अच्छा, इसमें एक तो तरीका ये है, 2 चीज़ों को आप लेके चल सके। थोड़ी देर पहले ताबिंदा के साथ आपकी बात हो रही थी डिग्री एंड स्किल्स की, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर किसी भी
शख्स ने कोई डिग्री की हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले फ्रीलांसिंग की तरफ अगर आप आ रहे हो तो आपके पास एक एज है डिग्री का। आप उस डिग्री को परस्यू करो। हाँ, आप स्किल से भी कमा सकती हो, लेकिन जिन लोगों ने डिग्री की हुई है उनके पास एक एज होता है। एक बंदा जिसके पास डिग्री नहीं है और उसने स्किल सीख लिया, वो जिस तरीके से काम करेगा वो उतना बेहतर नहीं कर सकेगा जितना वो शख्स जिसके पास डिग्री है, जिसने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में उठना बैठना सीखा है, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखे हैं, उसको पता है मैंने दूसरे से कैसे बात करनी है, प्लस उसके पास डिग्री भी होगी, ठीक है, वो नॉलेज आप उसको लेके अपना काम स्टार्ट कर सकती हो। लेटर ऑन आपको लगता है कि मुझे कोई और एक्स्ट्रा स्किल सीखने चाहिए तो आप वो स्किल्स भी सीखो। ऑप्शंस क्या अवेलेबल है अब जो लोग बिल्कुल ब्लैंक है फ्रीलांसिंग? अच्छा, जैसे कि चलो विल स्टार्ट ऑफ विद योर, कि आप क्या प्रोजेक्ट्स लेती हैं और आपका जो बेसिक फ्रीलांसिंग में जो आपका एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो क्या है? व्हाट डू यू डू? देखिए, मैंने बैचलर्स किया था मैथमेटिक्स में और मास्टर्स में रहा कंप्यूटर साइंस में। अब मैं थोड़ा सा अपना जर्नी एक्सप्लेन करूंगी, इससे बहुत से लोगों को समझ आ जाएगी कि जब आप स्टार्ट लेते हो तो आप किस तरीके से आते हैं, हाँ, चैलेंजेस कैसे आते हैं और आप किस तरीके से एक लाइन को पकड़ते हो कि मैं इस लाइन पे जाने के लिए बनी हूँ या बनाऊँ, ठीक है। मैंने क्योंकि मैथ्स भी पढ़ा हुआ था, कंप्यूटर साइंस भी, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने प्रोजेक्ट्स ढूंढने, मुझे नहीं पता था मैंने क्या करना है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने मैथ्स के प्रोजेक्ट्स भी ढूंढने शुरू किए। मैथ्स के प्रोजेक्ट से मुराद ये कि कैसे, मतलब आपने ढूंढने शुरू? आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये एक बहुत मजे का क्वेश्चन है ताकि लोगों को एक रास्ता मिल जाएगा। आपके पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा फेमस फाइवर से लोग स्टार्ट करते हैं, अपवर्क है, ठीक है, freelancer.com है, देन guru.com है, peopleperhour.com है। अगर आप गूगल पे सिर्फ जाके के लिख दो ना एक लाइन के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, ठीक है, बिल्कुल, What are the famous freelancing platforms? तो आपको वैसे ही लिस्ट दे देगा। लेकिन ज्यादा जो यूज होते हैं फाइवर, अपवर्क, गुरु, फ्रीलांसर एंड, और ये सारे कहाँ के बेस्ड हैं? आई मीन इसमें गुरु मुझे ऐसा लग रहा है इंडियन बेस्ड है, लेकिन मोस्टली यूएस बेस्ड, लेकिन लेकिन यूएस बेस्ड इस तरह से कि होस्ट में भी यूएस के सर्वर पे हो, लेकिन वहाँ पे क्लाइंट्स आपको पूरी दुनिया के मिलेंगे। तो ये मत सोचो कि शायद यूएस के। एंड देन आपने किसको चूज किया? मैंने सबसे पहले अपवर्क को चूज किया। फाइवर पे मैंने कभी काम नहीं किया, मैंने अपवर्क को चूज किया, मैंने फ्रीलांसर को चूज किया, मैंने गुरु को चूज किया। अब ये भी एक तरीका है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ फाइवर पे अकाउंट बनाया और ढूंढना शुरू कर दिया, काम नहीं मिल रहा, ऑर्डर नहीं आ रहे, डिसहार्ट होके छोड़ दिया। यही गलत अप्रोच है। आपको जितने भी प्लेटफॉर्म्स नजर आ रहे हैं सब पे जाके रजिस्टर करो और सब पे जाके जॉब्स ढूंढो और प्रपोजल का प्रोसेस इजी होता है। हाँ, सिंपल, जैसे आप एक ईमेल रजिस्टर करते हो, ईमेल अकाउंट बनाते हो, सिंपल, छोटा सा फॉर्म है वो फिल करना है, दैट्स इट, ठीक है। सारे प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर करो, सब पे जॉब्स ढूंढो, जॉब प्रपोजल्स भेजो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए लकी साबित हो रहा है। जॉब प्रपोजल की आपने बात की है, ये कैसे भेजना होता है? अच्छा, ये भी बड़े मजे का एक क्वेश्चन है कि जॉब प्रपोजल, और असल में की यही है कि आपने जॉब प्रपोजल, इट ऑल डिपेंड ऑन योर प्रपोजल कि वो कैसा है। अच्छा, इसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपको राइटिंग स्किल्स, आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, आप वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको गौर से रीड करें और देखें कि जो क्लाइंट है, जो कंपनी है, उसका पेन पॉइंट क्या है, उसको मसला किस जगह पे है, वो कहाँ पे आप उसको अपनी सर्विसेज से उसको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। हमारे यहाँ पता है क्या मसला है? हमारे यहाँ मसला रियल वर्ल्ड में भी और ऑनलाइन भी, जब आप कोई जॉब के लिए प्रपोजल या कोई कवर लेटर सेंड करते हो ना, हमने एक ही लिख के रखा हुआ है, किसी भी किस्म की का नाम चेंज होता है, हाँ, डेट चेंज होती है, और हम उसी का छापा मार के सेंड कर देते हैं। दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। आपको कभी कोई क्लाइंट वापस नहीं रिप्लाई करेगा। आपने क्या करना है, आपने उसका मसला समझना है और एक कस्टम प्रपोजल लिखना है, कस्टमाइज्ड प्रपोजल लिखना है। एक तो ये कि क्लाइंट के नाम से एड्रेस करें और उसमें सिर्फ उन्हीं बातों को एड्रेस करें जो उसके मसाइल हैं, ठीक है। अगर उस बंदे को वेब डेवलपर चाहिए तो आपने अपना एक्सपीरियंस, अपनी सारी बातें वेब डेवलपमेंट से ही रिलेटेड करनी है, ठीक है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो आपको ग्राफिक डिजाइनर का पोर्टफोलियो दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। आप सिर्फ उसके मसले से रिलेटेड बात करो, अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, ठीक है, और अपनी बातें थोड़ी काम, और ये उसको थोड़ी सी प्रपोजल में स्ट्रैटेजी बता दो कि ये आपका मसला है, मैं ये 1 2 3 पॉइंट्स लेके आपके इस मसले को यूं हल कर सकता हूँ। उससे क्लाइंट को ये समझ में आ जाएगी कि हाँ, इस बंदे में कुछ काम करने की समझ है, इसने मेरा प्रॉब्लम समझ लिया और डेफिनेटली ये मुझे सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। दैट्स राइट वे। अच्छा, तो समीना, पहली दफा आपको जो प्रोजेक्ट मिला वो क्या था और वो कितने अरसे की सर्च के बाद मिला?
पहली दफ़ा जो प्रोजेक्ट मिला वो मुझे तकरीबन, मैं अगर रजिस्टर हुई थी 2011 में अराउंड अप्रैल, तो मुझे 6 महीने लग गए थे। ओके, मतलब ये बताने का मकसद ये है कि आप लोगों इतना टाइम लगता है, लग सकता है। द कंसिस्टेंसी, पेशेंस, सब्र तो बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लोग समझते हैं मैंने स्किल सीख लिया, मेरे पास डिग्री है, मैंने 8, 10, 12 प्रपोजल भेजे, बस मुझे नहीं जॉब मिल रही, ये काम मेरे लिए है ही नहीं। तो फिर तो डेफिनेटली आपने फेल होना है फिर फ्रीलांसिंग में। फिर फ्रीलांसिंग में कामयाब होने के लिए आपको सब्र और कंसिस्टेंसी। अच्छा, फिर 6 महीने बाद आपको क्या प्रोजेक्ट मिला? 6 महीने बाद मुझे प्रोजेक्ट मिला, बड़ा ही सिंपल सा $50 का प्रोजेक्ट था। एक PDF फाइल थी, तकरीबन अराउंड 20-30 पेजेस की। वो सिंपल टाइपिंग करनी थी, ना वो मैथ्स का था ना वो प्रोग्रामिंग का था। मतलब वो टाइपिंग क्या करनी, डेटा एंट्री सिंपल, वो उसका कोई PDF का कोई आई डोंट नो क्या था, सिंपल मैंने उसको देख के वर्ड में टाइप करना था। अच्छा, जब अभी तो ये वाला काम बड़ा आसान हो गया, बहुत से टूल्स आ गए, PDF अपलोड किए रहो वर्ड में कन्वर्ट, उस वक्त ये भी नहीं था। मैंने आई थिंक सो कोई अराउंड 5-6 रातें लगा के, वो इतना लंबा क्योंकि 20-30 पेजेस, ओह माय गॉड, और वो मैंने लिखे और मैंने उसको डिलीवर किया, और मुझे पहली वो जो इनकम आई थी दैट वाज $50। ओके, तो जब मुझे पता चला, जब मुझे यकीन हो गया कि ये इट्स फॉर रियल, हाँ, इट इज लेजिटिमेट, पैसे आते हैं। ओके, उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैथ्स की भी जॉब्स अप्लाई करनी शुरू की, 1-2 HTML के काम मिले, वेब डेवलपमेंट के मिले, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कंप्यूटर साइंस IT की फील्ड नहीं समझ में आ रही, मैं उस तरह से शायद ना कर पाऊँ, मैं शायद ज़्यादा मैथ्स के लिए बनी हूँ, क्योंकि मुझे 1-2 प्रोजेक्ट्स मैथ के मिले, मैंने बहुत अच्छे से किए। अच्छा, क्या प्रोजेक्ट्स थे? पहला प्रोजेक्ट जो मैथ्स का मिला दैट वाज टू राइट अ ट्रिग्नोमेट्री बुक। ओके, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के तकरीबन मैंने 20 लेसन्स लिखने थे, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था, तकरीबन 9-10 महीने वो चला था। ओके, और वो प्रोजेक्ट मेरा आवरली प्रोजेक्ट था, और उस क्लाइंट ने मुझे $15 an hour पे किया था उस वक्त। ओके, तो वो तकरीबन 8-9 महीने चला था, और जब वो प्रोजेक्ट करते हुए मुझे समझ में आई कि हाँ, ये वो समथिंग रियल वर्क, अच्छा, हाँ, ये वो काम है जो मुझे करना है, मुझे और किसी तरफ नहीं जाना, क्योंकि मुझे ये काम करके मजा आ रहा है। और उसमें इनकम भी अच्छी, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, इससे पहले एक HTML की जॉब मिली थी, वो पहली जो आवरली जॉब थी वो मैंने $4 an hour पे की थी। तो आप ये देखो कि 2011 में पहली जॉब जो घंटों वाली पर आवर आवरली बेस, दैट वाज $4 an hour। अभी 11 साल गुजर गए, अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एट अ स्टेज के मैं आराम से 30 to 40 to 45 an hour। और डॉलर बड़ा महंगा हो गया अब, ये भी मैं आपको बताती चलूं। लोग बैठ के कैलकुलेटर करके ना अभी ये देख रहे होंगे कि अच्छा आप कितना कमा रही, ये भी बड़ा इंटरेस्ट होता है ना आवाम को, बट यू नो दैट इज़ कि आपकी एक जर्नी है। अब आपको 11 साल आपने कहा कि इस चीज़ में हो गए हैं, तो अब तो आप अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। और इनिशियली शी वॉज नॉट आफ्टर मनी, येस शी वॉन्टेड टू। देखिए होता क्या कि जब आप अपना स्किल सेट करते हो, मैं हमेशा ये कहती हूँ, डोंट रन आफ्टर मनी, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। आप अपनी तो मनी कम्स नेचुरली, बिल्कुल ऐसे। आप मुझे ये अच्छा, कितने प्रोजेक्ट्स आप अब कर चुकी हैं फ्रीलांसिंग के? मैं तकरीबन, क्योंकि मेरा काम ज़्यादा एडटेक कंपनीज और पब्लिशिंग कंपनीज के साथ होता है, क्योंकि लिखने का काम है ज़ाहिर है, तो तकरीबन 100+ कंपनीज के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अराउंड 150 प्रोजेक्ट्स, 150 अराउंड। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इसमें भी ये होता है कि आपका एक ब्रांड नेम बन जाता है, जैसे अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करो, किसी में भी, तो आपका एक, तो क्या कंपनीज खुद भी अब आपको अप्रोच करती हैं? बिल्कुल करती हैं। अच्छा, उसका तरीका है एक, अगर तो आप सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे बैठे रहेंगे तो शायद आपको जो अप्रोच करने वाली बात है ना, जो इनबॉक्स में आपके क्लाइंट्स आना शुरू हो जाते हैं, वो कभी भी नहीं होगा। ओके, आपको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ब्रांडिंग का सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो आप अपनी पिक्चर्स लगा रहे हो, अपना लाइक विदाउट एनी रीजन टाइम वेस्ट कर रहे हो, ईटिंग केक टुडे, हाँ, उससे बेहतर है कि आप अपना काम दिखाओ। सोशल मीडिया में कौन सा प्लेटफॉर्म प्रोफेशनली फ्रंट पे आप इसको रेट करेंगे? इज इट लिंक्डइन? यस, ओके, लिंक्डइन इज द बेस्ट, क्योंकि वहां पे अप्रोच करते हैं लोग। बिल्कुल, और लिंक्डइन का भी एक तरीका है, क्योंकि तकरीबन अराउंड 75 to 80% ऑफ द प्रोफेशनल्स जो हैं वो लिंक्डइन पे मौजूद है, ठीक है। तो आपका लिंक्डइन का एक प्रोफेशनल प्रोफाइल होना चाहिए जो फुली ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। ऑप्टिमाइज्ड इन द सेंस कि जो सर्विसेज आप दे रहे हो वो वहाँ पे नजर आनी चाहिए। अगर मेरा पिक्टोरियल फॉर्म में आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपने कुछ अचीवमेंट किया, तो वो वहाँ पे आप पोस्ट करते जाओ। बिल्कुल ऐसे ही आप शेयर करते जाओ,
और प्लस आपका जितना भी जर्नी, अगर मेरा 11 साल का जर्नी 2011 से 2023 तक है, वो वहाँ पे एक्सपीरियंस में शो होना चाहिए कि आपने फ़लाँ कंपनी के साथ किया, फ़लाँ कंपनी के साथ कौन सा प्रोजेक्ट किया, उसकी डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग आप लिखोगे, ठीक है। और अगर वो फुली ऑप्टिमाइज्ड है तो डेफिनेटली फिर आप लिंक्डइन पे एक स्ट्रैटेजी ये भी है कि आप कंटेंट भी पोस्ट करते हो, प्रोजेक्ट्स भी शेयर करो, आप अपनी नीश से रिलेटेड, अपनी कैटेगरी से रिलेटेड कुछ पोस्ट लगाओ, सही। उससे ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स आपको समीना, कंपनी आपके से साथ अप्रोच इतनी करेंगे। अच्छी गुफ्तगू रही कि हमें अंदाजा ही नहीं हुआ कि वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप कुछ मैसेज देना चाहें फ्रीलांसिंग के हवाले से हमारी ऑडियंस को। जी ज़रूर, मैसेज ये है क्विक कि मैसेज प्लीज, क्योंकि वी आर जस्ट रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। जी, मैसेज ये है कि ख़वातीन, क्योंकि आई एम अ वुमेन, और ख़वातीन ये करें कि आगे आने की कोशिश करें, एक पहला स्टेप लेंगे तो ही आगे चलेंगे, ठीक है। स्किल सीखें, अपने कम्युनिकेशन लेवल को बेहतर करें, और उन ख़वातीन से रिलेटेड जो मर्द हजरात घर पे बैठे हैं उनको स्पेशल मैसेज ये कि अपनी बहनों पे, अपनी उनकी अगर बीवी है, उनकी बेटियां हैं, उन पे ट्रस्ट करें और उनको बकअप करें ताकि वो ये चीज़ सीखें, फ्रीलांसिंग सीखें, घर पे बैठ के काम करें और आपको हेल्प बिल्कुल करें। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीना। और दोनों हमारे गेस्ट ने आज जो मैसेज दिया वो यही कि जो इनकी तरक्की है, इनकी कामयाबी है, उसके पीछे हाथ है इनके घर के उन मेल मेंबर्स का जिन्होंने इनके ऊपर ट्रस्ट किया। तो जस्ट स्टार्ट एम्पावरिंग वुमेन सिटिंग बैक एट योर होम। इसी मैसेज के साथ जनाब इजाज़त चाहती हूँ। साइमा अमजद को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।